हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं शान ट्रिक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन एग्जाम 2017 के बारे में, या फिर कोई भी भर्ती ले लीजिए। उसमें जो एसटी, एससी और ओबीसी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके एक डाउट होता है कि उनकी सीट कितनी है, क्या वो जनरल की सीट रोक सकते हैं। इसकी चीज़ के बारे में बात करेंगे और आज थोड़ी सी हम स्टडी भी करेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले थोड़ी स्टडी कर लेते हैं, बीच में हम इस चीज़ की भी बात करेंगे और हम आज एग्ज़ाम डेट के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम इस चीज़ के बारे में एक डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शान ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। वैसे तो ये 63 नंबर का क्वेश्चन है। ये मैंने जिस किताब से ये क्वेश्चन लिए है उस क्वेश्चन में ये 63 नंबर का क्वेश्चन है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संविधान और राजनीति के कुछ मिक्स क्वेश्चन ऐसे हैं कि जैसे कि आपको पता है कि अभी जो आईटीबीपी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें राजनीति के भी काफ़ी क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए यही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? तो इसमें दिया गया है आंसर नंबर बी, अनुच्छेद 63 में। और क्वेश्चन नंबर 64 जो है, इसमें देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया? तो इसका जो आंसर है वह है चौधरी चरण सिंह। और 65 नंबर का क्वेश्चन जो है वह है, भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं? तो इसका जो आंसर है वह है जवाहरलाल नेहरू। और 65 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं? तो इसका आंसर है मोरारजी देसाई। और 67 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है? तो इसमें ये सारे ही भारतीय लोकसभा संसद के अंग हैं, जिसे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये सभी इसके आंसर, इसलिए इसका आंसर होगा ये सभी, यानी डी। अब 68 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने समय के लिए होता है? तो इसमें आंसर दे रखा है 6 वर्ष। और अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों पर अवकाश ग्रहण करते हैं? तो इसका आंसर दे रखा है 1/3 सदस्य। तो 70 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? जो इसका आंसर है सी, यानी 250। और क्वेश्चन नंबर 71 जो दे रखा है वह है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? तो इसका आंसर जो दे रखा है वह है 12 सदस्य। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। और इसमें 72 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? इसका आंसर है राज्यसभा। और 73 नंबर का जो क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी निर्धारित है? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। और 74 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर है लोकसभा, यानी कि बी। और 75 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका आंसर है बी, यानी 2। और 76 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर है लोकसभा सदस्य, यानी सी आंसर सही है। और 77 नंबर का जो क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? तो इसमें जो आंसर दे रखा है 6 माह, यानी 6 महीने। और 78 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका जो आंसर है वह है 245। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बात की थी कि आगे के नंबर के जो क्वेश्चन है वो करने से पहले मैं थोड़ी सी एक
ST SC OBC वाले कैंडिडेट्स जो हैं उनका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप जैसे कि ये देख सकते हैं कि ITBP ट्रेडमैन जो एग्ज़ाम 2017 का जो भर्ती है उसमें जो 330 जो पोस्ट थी उसकी जो नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी थी वो इस प्रकार डिटेल की गई थी। तो इसमें हम बात करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट किस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है और कौन सी पोस्ट उसके लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेबल टेलर के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 पोस्ट टोटल थी, यानी 19 पोस्ट टोटल पोस्ट थी, और इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 16 पोस्ट थी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 पोस्ट थी। और अब बात करते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए थी ये 4 और 2 6, यानी 4 पोस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए, 2 पोस्ट फीमेल के लिए। और SC की फीमेल की थी नहीं, 3 मेल कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट थी। और ST के अंदर 7 पोस्ट थी मेल कैंडिडेट्स के लिए। और OBC के अंदर 2 पोस्ट थी मेल कैंडिडेट्स के लिए और 1 पोस्ट थी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अब मेरे को काफ़ी बच्चे कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर मैं क्या OBC वाला बंदा जनरल कैंडिडेट्स में जनरल कैटेगरी के अंदर बिलोंग कर सकता है, या फिर जनरल की सीट को हासिल कर सकता है, या फिर ST SC का बंदा जो है वह जनरल की सीट रोक सकता है, या कुछ कर सकता है। तो इस वीडियो में आपको बता सकता हूँ कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये UR का मतलब होता है अनरिजर्व, अनारक्षित। ये जनरल भी बोल सकते हैं, काफ़ी लोग जनरल बोल देते हैं, काफ़ी अनारक्षित यानी रिजर्व अनरिजर्व बोल देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वो पोस्ट है, यानी कि इसे जनरल कैंडिडेट भी रोक सकता है, ST का भी रोक सकता है, SC का भी रोक सकता है और OBC का भी रोक सकता है। ये सबसे ज़्यादा मेरिट इसीलिए इसकी हाई जाती है। जैसे कि एक मिनिमम लेके चलते हैं हम कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 70% मेरिट गई है बेसिक। तो 70 के अंदर अगर SC का कोई कैंडिडेट्स है जिसके 71 भी आए हैं तो उसने SC की सीट ना रोककर जनरल की सीट रोकी है। और अगर SC की 71 गई है तब तो उसने SC की रोकी है, लेकिन SC की अगर 60 गई है, 70 गई है, चलो SC की हम मान लेते हैं 60 गई है मेरिट। अगर किसी कैंडिडेट्स के 71 बन रहे हैं, अगर जनरल कैंडिडेट्स के अंदर और भी अधिक बन रहे हैं, जैसे कि कोई जाति के अनुसार देखें तो जैसे कोई ब्राह्मण है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, अगर उनके अगर इससे ऊपर बन रहे हैं तो उनकी है ये पोस्ट। अगर किसी SC ST का कैंडिडेट के अगर उनसे अधिक नंबर बन रहे हैं तो उनकी ये पोस्ट है। ये अनारक्षित पोस्ट है, कोई भी हासिल कर सकता है, जिस कैंडिडेट के अधिक नंबर हैं ये उनके लिए हैं। और काफ़ी बच्चे जैसे कि SC कैंडिडेट्स के लिए 60% मेरिट गई है, तो अगर किसी SC कैंडिडेट्स के लिए 60 में से अगर 61 नंबर आ रहे हैं तो उसने अपनी SC कैटेगरी की ही पोस्ट हासिल की है। हाँ, यही सिचुएशन होती है ST के लिए भी। अगर ST की भी जैसे कि SC से थोड़ी कम जाती है तो SC की हम थोड़ी मान लेते हैं कि 59% मेरिट गई है। अगर किसी ST कैंडिडेट के लिए 60 नंबर आते हैं तब तो है उसने ST कैंडिडेट जो रिजर्व पोस्ट हैं उनमें से हासिल की है। अगर लेकिन उसके भी 70 से ऊपर आते हैं तो वह अनारक्षित पोस्ट हैं उसको हासिल करता है। लेकिन एक बात याद रखें कि ST का कैंडिडेट न तो SC की पोस्ट रोक सकता है न OBC की पोस्ट रोक सकता है, क्योंकि ये रिजर्व पोस्ट है। इन पोस्ट को कोई सिर्फ ST SC OBC का जो कैंडिडेट्स है, SC का कैंडिडेट सिर्फ इसमें और इसमें ही अप्लाई कर सकता है। जैसे कि SC का कोई कैंडिडेट है, उसने अपनी पोस्ट में अगर वैकेंसी न होने के कारण अगर जनरल में अप्लाई करता है तो उसे जनरल के अनुसार ट्रीट किया जाएगा। अगर कोई सीट है, यानी कि जैसे कि अगर एक भी सीट है तो वह अपनी कास्ट में अप्लाई कर सकता है, यानी अपनी कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। अगर कोई ST का कैंडिडेट है तो वह ST और जनरल 2 कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकता है, वह SC और OBC की पोस्ट नहीं रोक सकता। और इसी प्रकार अगर कोई OBC का बंदा है तो वह भी जनरल के अंदर अप्लाई कर सकता है, वह ST और SC की पोस्ट को हाथ भी नहीं लगा सकता। इसी प्रकार हम जैसे देख सकते हैं कि सबसे अधिक वाटर कैरियर के अंदर पोस्ट दी हुई है और फीमेल की और मेल की अधिकतर पोस्ट इसी के अंदर दे रखी हैं। तो जिन बच्चों ने वाटर कैरियर के अंदर अप्लाई किया था, अगर कोई SC या ST का बंदा है जिसकी 12 पोस्ट जैसे कि SC के अंदर दे रखी हैं, ST के अंदर 6 पोस्ट दे रखी हैं और OBC के अंदर 22 पोस्ट हैं, अगर इनसे अधिक इनकी जो कट ऑफ जाती है इनसे अधिक लेकर आता है तो वह इन पोस्ट के लिए हकदार है, वह इन पोस्ट को रिजर्व करेगा। अगर किसी ST या SC के बंदे के अगर अपनी पोस्ट के अनुसार ही कैटेगरी के अनुसार ही जो मार्क्स लेके आता है तो उसे अपनी पोस्ट मिलेगी।
जैसे कि अगर एससी की 60% मेरिट जाती है, तो अगर उसके 61 या 60% आते हैं तो उसे एससी कैटेगरी में जो रिजर्व पोस्ट है उनमें से दी जाएगी। अगर कोई एसटी का कैंडिडेट्स है, अगर उसके अपनी कैटेगरी के अनुसार जो कट ऑफ जाती है उसके अनुसार उसके मार्क्स आते हैं तो उसे एसटी कैटेगरी की जो पोस्ट है वो दी जाती है। और ओबीसी के लिए भी यही सब एक समान होता है। लेकिन जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके काम आते हैं तो वह फेल है। अगर जनरल कैंडिडेट्स के अनारक्षित पोस्ट के अनुसार जो नंबर आते हैं, जैसे कि जनरल की बेसिक लेके चले थे हम, जैसे कि 70 आए हैं, अगर जनरल कैंडिडेट्स के लिए अगर 69% भी आते हैं तो वह फेल है। लेकिन अगर 70 की वजह अगर 71 आते हैं तो वह पास हैं, इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किया, उनको इस पोस्ट में सिलेक्ट कर लिया गया है। अप्लाई तो पहले किया जाता है, उसके बाद ही जो एग्ज़ाम होता है उसमें रिजल्ट निकाला जाता है। तो इस प्रकार से काफ़ी बच्चों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि एससी का बंदा एसटी में या फिर जनरल की पोस्ट रोक सकता है या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले हम थोड़े क्वेश्चन और देख लें, उसके बाद हम एग्जाम डेट के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो कैंडिडेट सबसे पहले आप देखते हैं 79 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, राज्यसभा के सदस्यों के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु का होना आवश्यक है, यानी कि 30 वर्ष जो आयु है वह मिनिमम होनी चाहिए। और 80 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो जैसे कि सभी को पता है कि 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 81 नंबर का जो क्वेश्चन है हम उसे देखते हैं, लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है। तो इसमें जो दे रखा है वह है 552। यह राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था। वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार इंपॉर्टेंट है और इसे हर बच्चे को आना भी चाहिए, पता भी होना चाहिए कि उनकी कितनी संख्या निर्धारित की जाती है। और इसी प्रकार हम 82 नंबर का जो क्वेश्चन है वह देखते हैं कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद के कितने सत्र होते हैं। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 3। अब हम 83 नंबर का जो क्वेश्चन है वह देखते हैं, राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय तक का होता है। तो इसमें जो आंसर दे रखा है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। और 84 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और इसका जो आंसर है ये, यानी कि इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, यानी कि राज्य का महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा आयोग का आयुक्त और राज्य वित्त आयोग, इन सभी का इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी। पचासी नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो इसका आंसर है ए, राज्यपाल। और 86 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री, यानी बी। अब 87 नंबर का क्वेश्चन जो देखते हैं, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो इसका जो आंसर होगा वह है राज्यपाल। और 88 नंबर का जो क्वेश्चन है, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका जो आंसर है बी, विधानसभा। और 89 नंबर का जो क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। तो इसका जो आंसर है वह है 25 वर्ष। और जो 90 नंबर का क्वेश्चन है उसे देखते हैं, राज्यों में किसी विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका जो आंसर है 500। और क्वेश्चन नंबर 91 का जो हम देखते हैं, विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन हेतु न्यूनतम कितनी आयु का होना आवश्यक है। तो इसका जो आंसर है वह है 30 वर्ष। और 92 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, निम्न में से किस राज्य की विधान परिषद अस्तित्व में है। तो इसका आंसर होगा ए, महाराष्ट्र। और 93 नंबर का क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 7। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम डेट को लेकर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी स्टूडेंट परेशान हो रखे हैं और वो काफ़ी स्टूडेंट इस बात की भी अफवाह फैला रहे हैं कि उनका 15 फरवरी को एग्ज़ाम है, किसी को कोई कह रहा है कि 22 फरवरी को एग्ज़ाम है, कोई कह रहा है कि 21 फरवरी को एग्ज़ाम है और कोई कह रहा है कि भर्ती ही कैंसिल हो गई। तो फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, उसके बाद ही पता लगा कि मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम या तो मार्च के एंड में होंगे या फिर
अप्रैल की स्टार्टिंग में, या फिर उससे भी अधिक टाइम लगेगा। क्योंकि मैंने जिन जगह से पता किया है तो उन सभी से यही आंसर मिल रहा है मेरे को कि क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं कि एडमिट कार्ड तैयार करने में कम से कम टाइम लगता है सभी को, 1 महीने का टाइम तो सभी को बेसिक लग जाता है। लेकिन कैंडिडेट्स की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बच्चे इस चीज़ में भी वो कह रहे हैं कि 4500 कैंडिडेट्स हैं टोटल, 4600 हैं, लेकिन ये सब गलत है, इतने इससे अधिक कैंडिडेट्स हैं। और काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम डेट को लेकर परेशान हो रहे थे। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, एग्ज़ाम डेट अभी नहीं डिसाइड की गई, क्योंकि अगर कोई भी अगर एडमिट कार्ड अगर जैसे कि 15 फरवरी को कोई बता रहे हैं, या फिर कोई कह रहे हैं कि 20 या 22 फरवरी को जो भी एग्ज़ाम है, अगर उसका होता तो अभी तक एडमिट कार्ड के बारे में कोई सूचना ज़रूर होती। लेकिन जैसे कि अभी 1 महीना ही नहीं बचा है, अभी एग्ज़ाम डेट भी देने को और आपका एडमिट कार्ड आने के लिए इतना समय नहीं है, इसलिए फरवरी में तो एग्ज़ाम होना पॉसिबल ही नहीं है। आपका या तो मार्च लास्ट में किया जाएगा या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में, और हो सकता है तो इससे भी अधिक भी समय लग सकता है, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है। ITUP ने अभी तक कोई भी कंफर्म नहीं किया है कि एग्ज़ाम कब किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस आप अपनी तैयारी पर ध्यान रखें, इन बेफालतू की अफवाह जो है इन पर ध्यान न दें। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वैश्यान टेक चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको स्टडी की और भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं आगे और वीडियो भी बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।